गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में अपना टॉपिक जो चल रहा था वो अपन ने तीसरा चैप्टर शुरू किया था एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब आगे देखिए कि तीसरा चैप्टर जब पढ़ रहे थे सरल रेखा में गति, तो उसी दौरान अपने को एक समस्या महसूस हुई कि अवकलन समाकलन नाम आ रहे थे बार बार। तो आज हम पढ़ेंगे, अवकलन से शुरू करेंगे। आज की कक्षा पूरी अवकलन पे रहेगी, अगली कक्षा पूरी समाकलन पे रहेगी, और जब अवकलन समाकलन आ जाएगा तो इसके आगे के जो टॉपिक है चैप्टर में अपने को समझ में आने लगेंगे। अवकलन समाकलन जो किताब में दिए हुए हैं वो किताब में चैप्टर खत्म होने के बाद दिए हुए हैं, लेकिन अपने को यहाँ पे बीच में पढ़ना पड़ेगा। तो अवकलन की बात करते हैं। अवकलन क्या है सुनेगा। यदि कोई फॉर्मूला है, मान के चलो y है और एक समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन मान लो, तो ये यहाँ जो x है, x क्या है, स्वतंत्र है, और y जो है x पर निर्भर करता है, इसलिए इसको कहेंगे परतंत्र। अगर ये बदलेगा तो ये बदलेगा, तो ये स्वतंत्र चर है और ये परतंत्र चर है। मेरी बात समझ में आ रही है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एक सूत्र है जिस पर y निर्भर करता है। ये स्वतंत्र चर है, जैसे जैसे ये चेंज होगा वैसे वैसे y चेंज होगा। क्लियर? तो इसे कैसे लिखा जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग जो x है, माना कोई भौतिक राशि x या माना कोई भौतिक राशि y, उनमें निम्न संबंध दिया जा सकता है। तो ध्यान से देखिए, ऐसी समीकरण आपने 10वीं कक्षा में पहले भी देखी होगी। तो अब इसको अपन क्या लिखेंगे, इस यदि या माना कोई भौतिक राशि y, माना कोई भौतिक राशि y किसी अन्य भौतिक राशि, किसी अन्य भौतिक राशि x पर निर्भर करती है, x पर उपरोक्तानुसार लिख सकते हो, ऊपर है ना, तो उपरोक्तानुसार निर्भर करती है, तो x में परिवर्तन होने पर y में भी परिवर्तन होता है। x में परिवर्तन होने पर y में भी परिवर्तन होता है। प्यारे बच्चों देखो मैंने क्या लिखा है, तो x में परिवर्तन होने पर y में भी परिवर्तन होता है। इसे हम या y को हम निम्न रूप में भी लिख सकते हैं। इसे हम निम्न रूप में भी लिख सकते हैं। किस रूप में लिखेंगे, y बराबर एफ ऑफ एक्स, जहाँ इसमें y x का फलन है, इसमें y x का फलन है, लिख सकते हैं। इसमें y जो है किसका फलन है भाई, x का फलन है। अगर आप गणित पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा, जब भी ये f ऑफ x का मतलब है कि x में कोई भी समीकरण है वो यहाँ रहेगी तब ये y के बराबर होगी। x में f ऑफ x का मतलब है कि x की कोई भी समीकरण हो वो यहाँ रहेगी और y और इसमें ये संबंध है। तो इसको नॉर्मली अपन क्या लिखते हैं, y बराबर f ऑफ x। बोलेंगे क्या इसको, इधर लिख देता हूँ मैं, f ऑफ x, फलन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। फंक्शन इंग्लिश में क्या बोलते हैं फलन को, फंक्शन ऑफ x।
क्लियर? यहाँ तक ठीक है भाई, देख लो। अब थोड़ा सा मैं यहाँ लिख दूँ, देखिए ध्यान से। तो यहाँ लिख दिया। अब इसमें मैं क्या हूँ, माना y बराबर एफ ऑफ एक्स एक सतत फलन है जिसमें x में अल्प परिवर्तन डेल्टा, देखो ये भी डेल्टा है, ऐसे 8 में आधा, ऊपर वाला हिस्सा आधा बनेगा, डेल्टा x होने पर y में भी अल्प परिवर्तन x में डेल्टा x में अल्प परिवर्तन डेल्टा x होने पर y में भी अल्प परिवर्तन डेल्टा y होगा या होता है। तो अगर ये सतत फलन है और x में यदि अल्प परिवर्तन होता है तो होने पर y में भी अल्प परिवर्तन डेल्टा y होता है, तब x व y क्रमशः x प्लस डेल्टा x तथा y प्लस डेल्टा y बन जाते हैं। अगर दोनों में परिवर्तन हो, थोड़ा थोड़ा दोनों बढ़ जाए, परिवर्तन हो या दोनों में क्या हो, थोड़ा थोड़ा वृद्धि हो जाए, तो अपन x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर? अब अपन लिख सकते हैं डेल्टा x मतलब क्या, अल्प परिवर्तन। जैसे जैसे डेल्टा x टेंड्स टू 0 होगा वैसे वैसे डेल्टा y भी टेंड्स टू क्या होगा, 0 की तरफ जाएगा। लेकिन इन दोनों का अनुपात एक नियत संख्या होगा। इन दोनों का अनुपात एक नियत संख्या होगा। इन दोनों का अनुपात या एक नियत सीमांत मान, इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का दोनों का अनुपात जो है वो एक नियत या निश्चित सीमांत मान का अनुपात एक निश्चित, नियत की जगह एक निश्चित या निश्चित सीमांत मान, कौन सा मान, सीमांत मान की ओर अग्रसर होगा। ये भाई मतलब अपन कह सकते हैं कि ये दोनों अपने आप में डेल्टा है, ये दोनों 0 की तरफ टेंड्स हो सकते हैं, टेंड्स टू 0, लेकिन इन दोनों का जो अनुपात है डेल्टा y बटा डेल्टा x वो एक निश्चित सीमांत मान, किसकी तरफ, एक निश्चित सीमांत मान की तरफ अग्रसर होगा। क्लियर? मतलब इनका अनुपात जो है वो 0 नहीं होगा। यह सीमांत मान x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर निर्धारित करता है। y के सापेक्ष x में परिवर्तन की दर क्या करता है भाई, निर्धारित करता है। इतना आप कर लो भाई, y में परिवर्तन की दर निर्धारित करता है। अब अपन चलेंगे अगले पेज पर। निर्धारित करता है, यह सीमांत मान x के सापेक्ष y में परिवर्तन को निर्धारित करता है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं डेल्टा y बटा डेल्टा x अर्थात
लिमिट डेल्टा एक्स नीचे है टेंस टू 0, डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स, अर्थात ठीक है, अर्थात का मान क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है? का मान निश्चित होता है, जिसे dy बटा dx के रूप में लिखते हैं, के रूप में लिखते हैं, अर्थात लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स बराबर dy बटा dx। इसे x के सापेक्ष y का, अपन ने लिखा होगा वैसे, y का अवकलन, इसे x के सापेक्ष y का अवकलन कहते हैं, अवकलन कहते हैं। इसे x के सापेक्ष y का क्या कहते हैं भाई? इसे x के सापेक्ष y का अवकलन कहते हैं, इसे x के सापेक्ष y का अवकलन कहते हैं। यहाँ तक बेटा देखो ध्यान से क्या क्या था, इसको समझाना भी पड़ेगा, समझाएंगे आराम से आपको। इसे x पे y का अवकलन कहते हैं। यह एक क्या है, यहाँ तक देख लिया होगा, गणितीय संक्रिया है या गणितीय प्रक्रिया है, यह गणितीय संक्रिया है। इसमें d बटा dx एक संकारक है। क्या है भाई? संकारक या ऑपरेटर है। क्या है? एक संकारक जो क्रिया करता है, कारक करने वाला, क से करने वाला, संकारक या ऑपरेटर है। क्लियर? इसमें d बटा dx क्या है? एक संकारक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। जो y पर क्रिया करके, किस पर? y पर क्रिया करके dy बटा dx देता है। जो y पर क्रिया करके क्या देता है अपने को? dy बटा dx प्रदान करता है। क्लियर? dy तथा dx को अलग किया जा सकता है, लेकिन इनके d को नहीं, लेकिन इनके d को नहीं, मतलब इनके d को आप अलग नहीं कर सकते, इनका d हमेशा इनके साथ ही रहेगा भाई। तो dy और dx को तो आप अलग कर सकते हो, जैसे मैंने कहीं पे लिख दिया dy बटा dx, तो dx को उधर भेजना वगैरह कर सकते हो, लेकिन आप इनका d को अलग नहीं कर सकते कि d इधर पड़ा है y उधर चला गया, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि d इनके साथ है। d बटा dx एक संक्रिया है, इसने बताया ये एक संक्रिया है, और y पर जब ऑपरेट करेगी तो ये dy बटा dx हो जाएगा। ठीक है भाई? y पर जब ये ऑपरेट करेगी तो ये dy बटा dx हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आ गया ये होता क्या है, कैसे काम करता है। अब इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। क्लियर? तो इतना मैथ समाप्त है। प्रैक्टिकल इसके कुछ उदाहरण देखें, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं भाई, क्या डेली रूटीन में काम आता है। पहला, तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग, जब भी तात्क्षणिक वेग की बात आती है वी आई, तो अपन कहते हैं x जो है उसका अवकलन कर लो, x विस्थापन है उसका अवकलन कर लो, तात्क्षणिक वेग आ जाएगा। दूसरा, तात्क्षणिक त्वरण भी आएगा आगे,
तो जब आप देखोगे कि तात्क्षणिक त्वरण की बात करेंगे तो आप वेग जो है उसका आकलन करोगे। किसका? वेग का आकलन करोगे तो तात्क्षणिक त्वरण आ जाएगा। एक्स का आकलन करोगे टी के सापेक्ष तो वेग आ जाएगा, और वेग का जब आकलन करोगे टी के सापेक्ष तो त्वरण आ जाएगा। ऐसी कई भौतिक राशियाँ होती है, अपने को अभी इतना ही ध्यान देना है। क्लियर? अन्य उदाहरण लिखने हैं तो लिख सकते हो। आगे जाओगे तो तात्क्षणिक शक्ति भी आती है, तात्क्षणिक शक्ति भी आती है, जो शक्ति पावर P जो है वो हो जाएगी dW/dt। क्लियर? इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती है। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार अवकलन की देखें, फिर सूत्र वूत्र सब करने हैं। तो मैंने क्या कहा, अवकलन अगर कोई फॉर्मूला है y बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो इसमें ये स्वतंत्र रूप से चेंज होगा, तो इसको कहेंगे स्वतंत्र चर, इसको कहेंगे स्वतंत्र चर, इसको कहेंगे स्वतंत्र चर। ये स्वतंत्र रूप से चेंज होगा तो इसको कहेंगे स्वतंत्र चर, और ये इस पे निर्भर करता है, y इन सब पे निर्भर करता है। तो y क्या हो गया? पराय पे निर्भर करने वाला परतंत्र चर, परतंत्र चर। ठीक है भाई, ये हो गया। अब यहाँ से अपन ने शुरू किया अवकलन या डिफरेंशिएशन। इसमें क्या करते हैं? छोटे से छोटा भाग करते हैं, टुकड़े करते हैं, छोटे से छोटा परिवर्तन लेते हैं। समाकलन में बड़े से बड़ा भाग लेते हैं, अवकलन में छोटे से छोटा भाग लेते हैं। तो माना कोई भौतिक राशि y है, किसी अन्य भौतिक राशि x पर, कोई y है वो अन्य भौतिक राशि x पर क्या उपरोक्तानुसार निर्भर करती है, तो x में परिवर्तन होने पर y में भी परिवर्तन होता है। क्लियर? इसे हम अब निर्भर करती है, x में परिवर्तन होगा तो y में भी होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसे हम निम्न रूप से भी लिख सकते हैं। अपन ये भी कह सकते हैं कि y जो है x का फलन है, y बराबर एफ ऑफ एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कह रहे हैं कि माना ये जो एफ ऑफ एक्स है एक सतत फलन है। क्लियर? जिसमें x में अल्प परिवर्तन डेल्टा x होने पर y में भी अल्प परिवर्तन डेल्टा y होता है। तब x और y क्रमशः ये तथा ये बन जाते हैं, मतलब दोनों अगर थोड़े थोड़े बढ़ते हैं तो x प्लस डेल्टा x हो जाता है और y क्या हो जाता है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि ये भी डेल्टा है, लेकिन इससे भी छोटा डेल्टा ये d है। तो ये भी डेल्टा है, ये भी डेल्टा है और ये भी डेल्टा है। देखो तीनों में अंतर देखो, तीनों डेल्टा ही है, मानो तीनों डेल्टा ही है। ये क्या है? परिवर्तन, ये थोड़ा परिवर्तन और ये बहुत थोड़ा परिवर्तन। तीनों में अंतर इधर देख लो भाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तीनों में ये परिवर्तन, ये थोड़ा परिवर्तन या अल्प परिवर्तन, और ये बहुत थोड़ा परिवर्तन। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत थोड़ा परिवर्तन। तीनों में क्लियर? ये मैंने आपको बता दिया। तीनों का मतलब एक ही है, लेकिन परिवर्तन की एक लिमिट है। जैसे जैसे डेल्टा x जीरो होता है डेल्टा y भी जीरो होता है। ठीक है भाई, मतलब ये दोनों कम होते जाते हैं, तो मतलब x के जस्ट नज़दीक आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों का अनुपात जो है एक निश्चित सीमांत मान की ओर अग्रसर होगा। यह सीमांत मान जो है x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर को निर्धारित करता है। तो इसका मतलब क्या है? x के सापेक्ष y में परिवर्तन बट्टे में जो आता है उसके सापेक्ष होता है, माइनस में जो आता है उसके सापेक्ष होता है, भाग में जो आता है। देखो यदि कोई माइनस के बाद है और यहाँ यदि कोई भाग के बाद है, तो इन दोनों हमेशा ये दोनों क्या होंगे? ये सापेक्ष होंगे। ये ध्यान रखना, क्या होंगे? सापेक्ष। इतना ध्यान रखना, कोई माइनस के बाद है या भाग के बाद है, वो हमेशा सापेक्ष होता है। अर्थात हमने कहा डेल्टा वाई डेल्टा एक्स के आगे डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, इसको क्या बोलते हैं? लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। जब भी लिमिट लगती है इस वाले डेल्टा के आगे, सुनना, या इस वाले डेल्टा के आगे जब भी लिमिट लगती है ये डी बन जाते हैं। ये भी डी बन जाएगा और ये भी डी बन जाएगा। तो देखो आपने पिछली कक्षा में देखा भी था, डेल्टा डेल्टा इसके आगे जब ये लिमिट लगी तो ये क्या बन गया? डी वाई बट्टा डी एक्स के रूप में लिखते हैं। ये देखिए, क्लियर? तो लिमिट डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा वाई बट्टा डेल्टा एक्स बराबर डी वाई बट्टा डी एक्स। इसे एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन कहते हैं। यह एक गणितीय संक्रिया है। इसमें डी बट्टा डी एक्स एक संकारक है जो वाई पर क्रिया करके डी वाई बट्टा डी एक्स देता है। डी वाई तथा डी एक्स को अलग किया जा सकता है, लेकिन इनके डी को अलग
लेकिन इनके डी को अलग नहीं किया जा सकता है। इसके उदाहरण मैंने यहाँ पे आपको प्रस्तुत कर दिए। अब इसके कुछ सूत्र देखेंगे और आज अपन सिर्फ वो सूत्र याद करेंगे, उसके बाद की कहानी अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो इसके मुख्यतः 4 से 5 फॉर्मूले हैं। तो इसके नियम है पहले, तो अवकलन के नियम मैं अगली क्लास में लिखता हूँ अगले पेज से। अब आता है अवकलन के नियम। या अवकलन के सूत्र लिख देता हूँ पहले, ताकि सूत्र समझ में आएगा तो नियम अच्छे से समझ में। अवकलन के सूत्र, पहला सूत्र डी बटा डी एक्स ऑफ सी, तो ये हो जाएगा 0। दूसरा डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स से सापेक्ष कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, जहाँ सी क्या है, जहाँ सी आप बता देना सी क्या है। जहाँ सी है नियतांक, कोई भी नियतांक है, नियत संख्या है, कोई भी नियत संख्या है। सी क्या नियतांक या नियत संख्या है। तीसरा डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, जब भी x की पावर n का अवकलन होगा और n जो है बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, n बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर होगा, तो क्या होगा, n तो आगे आ जाएगा और घात में से 1 कम हो जाएगा। ये आपको याद रखना है बस। जब भी अवकलन की संक्रिया, देखो ये डी बटा डी एक्स संक्रिया होती है, लगेगी तो क्या होगा, घात आगे आ जाएगी और ऊपर वाली घात में से क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा भाई। यहाँ तक मेरे हिसाब से समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसके अलावा इसी के अंदर कुछ देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा रूट एक्स, तो डी बटा डी एक्स, रूट एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर आधा। अब इसमें करेंगे क्या, आधा आगे आएगा और घात में से आधे में से 1 कम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, आधा एक्स की पावर माइनस आधा। इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 रूट एक्स। देखो मैंने क्या बोला, x की पावर कितना है, आधा। अब कोई भी रियल नंबर हो वही करना है, घात आई आगे और घात में से 1 कम हुआ, तो आधे में से 1 कम हुआ तो माइनस का आधा बचा कि नहीं बचा। और इसको अगर आगे आप थोड़ा डिटेल में लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। मैंने लिखा 1/2 और x घात माइनस आधा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर 1/2, नीचे आके प्लस हो जाएगा। और फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, फिर मैं इसको 1/2 और ये क्या है, रूट एक्स ही तो है, तो रूट एक्स का अवकलन हो गया 1/2 रूट एक्स। तो इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप प्रोसीजर करते जाओ, अपने आप आता जाएगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैं बिल्कुल इसके फेवर में नहीं हूँ। अब अपन डी बटा डी एक्स 1/x करते हैं, मान लो 1/x करना है, जो अपने कभी कभी काम आता है। क्लियर, जब ये ठीक है क्लियर। अब ये कहाँ पे लगता नहीं है, सुन लेना, n बिलोंग्स टू r यहाँ पे लगता है, लेकिन सुनना भी ध्यान से, लेकिन जब ये 1/x, क्लियर, तो ये हो गया, ये सब में लगेगा, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और हिसाब लगा लो कुछ भी। ठीक है, चलो यहाँ तक ये हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और 1/x का क्या हो जाएगा करके देखें, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर -1, तो क्या होगा, पावर आगे आई और -1 में से -1 और गया, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स की पावर -2। इसको अपन लिख सकते हैं माइनस का 1/x², एक ही बात है, दोनों ही सही है। क्लियर, एक्स की पावर -2 है तो बट्टे में जाएगा तो एक्स की पावर 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 नियम सुपर नियम है, इसको दिमाग में सेट करो। ये हो गया 1, ये 0। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। चौथा नियम देखो, साइन एक्स का पढ़ेंगे। अब आते हैं त्रिकोणमिति फलनों में। तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है। क्या होता है, कॉस। और कॉस का क्या होता है, माइनस साइन। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन। थोड़ा सा टिपिकल है, दिमाग एक्टिव रखना है, पर अपने जो काम के फॉर्मूले हैं वही अपने को पढ़ने हैं भाई, वही अपने को पढ़ने हैं। तो अपन ने चौथा पढ़ा डी बटा डी एक्स ऑफ
साइन एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स। पांचवा, भैया इसको थोड़ी जगह छोड़ते हैं, एक और करेंगे, पांचवा अभी और करते हैं, उसी के साथ ही करेंगे। डी बटा डी एक्स, इसका कर देते हैं कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। छठा, डी बटा डी एक्स ऑफ टेन एक्स, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। और सातवां, डी बटा डी एक्स ऑफ सेक एक्स, तो ये हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। क्लियर? ये चार याद करो अभी के अभी आप, जिसमें ऊपर वाले दो ही काम किए फिजिक्स में, नीचे वाले कम ही यूज़ आते हैं। तो साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। क्लियर भाई? जल्दी से याद करो, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, सुनना। जब किसी अवकलन की चेन चलती है, सुनना मैं नई चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना? कोई नेतांक हो उसका अवकलन सीधा जीरो, मतलब कोई संख्या 5 है उसका अवकलन जीरो, 10 है जीरो, 1000 है जीरो, एक्स हो गया तो उसका अवकलन सीधा सीधा 1 है, या मान लेना डी एक्स से डी एक्स कट गया तो 1 है। एक्स की घात एन का क्या हो गया? एन एक्स की घात एन माइनस वन, मतलब जो घात है वो आगे आ जाएगी और एन में से एक कम हो जाएगा। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। इनके एक छोटे छोटे उदाहरण अगर देना चाहूँ तो मैं इधर अभी दूंगा आपको, ठीक है? मैंने दो यहाँ पे बता दिया आपको। अब आ जाओ इधर, साइन एक्स का कॉस एक्स है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, जो अपने काम आएगा। साइन ए एक्स, जब ऐसा होता है कि जब x की जगह ए एक्स आ गया, जब x की जगह क्या आ गया? ए एक्स आ गया, तो ध्यान से देखिए क्या हो गया। साइन x का अवकलन तो हुआ कॉस ए एक्स, जो होना था साइन x के कॉस, तो साइन ए एक्स का कॉस ए एक्स। अब ए एक्स, जो x की जगह पे ए एक्स है, इस ए एक्स का भी अवकलन होगा, और इस ए एक्स का अवकलन क्या होगा आप बताओ? तो इस a तो बाहर आ जाएगा, तो x का अवकलन कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ 1, तो ये हो जाएगा a, गुणा में आ जाएगा। तो साइन ए एक्स का अवकलन क्या होगा? कॉस ए एक्स गुणा a। कॉस x का अवकलन तो ठीक है, लेकिन सुनना, कॉस ए एक्स का अवकलन क्या होगा? तो सीधा सीधा माइनस का साइन ए एक्स हो जाएगा, और x के गुणा में जो है वो बाहर आ जाएगा, तो बाहर गुणा हो जाएगा, तो माइनस ए साइन ए एक्स। तो ये इसी के अंदर के हैं, तो मैंने इसलिए अलग से नहीं लिखवाए। इसी प्रकार टेन ए एक्स कर लो, पर ये कोई काम का नहीं है, मैं क्लियर कह रहा हूँ। फिजिक्स में नहीं आता ये, जनरली काम कम यूज़ में आता है। टेन ए एक्स बराबर सेक स्क्वायर ए एक्स, और गुणा में क्या आ जाएगा? ए। क्लियर? तो इसी तरह से आप ये कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका भी करना चाहो तो कर लो, डी बटा डी एक्स सेक ए एक्स, तो सेक ए एक्स टेन ए एक्स, और अब ए एक्स के गुणा में क्या है? एक्स के गुणा में ए है, तो ए आगे आ जाएगा। तो यहाँ चिंता करने वाली कोई बात मुझे नज़र नहीं आती है, चिंता न करें। क्लियर? क्लियर है भाई यहाँ तक? मतलब ऐसा हुआ क्यों ये बताना है, तो मैं यहाँ बता दूँ कि पहले तो ये पूरा फंक्शन है, तो पहले तो इसका अवकलन हो गया, ये रहा। फिर ए एक्स का, जो मतलब एक्स की जगह पे होता है, उसका भी अवकलन होता है, तो ए एक्स का अवकलन जो होगा वो ए होगा, इसलिए ए गुणा में आया है। ये सारा अपन विस्तृत में आगे डिटेल में देखेंगे। क्लियर? तो ये 7 फॉर्मूले हो गए। इसके बाद कुछ लॉग के फॉर्मूले हैं और ई की पावर एक्स के फॉर्मूले हैं। तो 7 के बाद 8वां हो गया लॉग ई एक्स। मान लो लॉग बेस में ई एक्स का अगर अवकलन करना आ गया, डी बटा डी एक्स ऑफ, लघु गणक है ये, क्या है आप ध्यान रखना, लघु गणक है, वो त्रिकोणमिति थे तो लघु गणक है। डी बटा डी एक्स ऑफ लॉग ई एक्स, तो इसका अवकलन सीधा सीधा हो जाएगा 1/x
और अगला है चर घातांकी। क्या है? चर घातांकी फलन। चर घातांकी फलन में डी बटा डी एक्स ऑफ चर घातांकी होता है ई की पावर एक्स। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा चर घातांकी क्या होता है। अभी आपको ध्यान रखना है कि ई की घात एक्स का अवकलन ई की घात एक्स ही होता है। साथ में और पढ़ेंगे कि अगर डी बटा डी एक्स ऑफ लॉग ई और एक्स की जगह ए एक्स होता तो अब सर क्या होता? तो देखो 1 अपॉन एक्स की जगह क्या है? ए एक्स, तो 1 अपॉन लॉग ए एक्स का क्या होगा? 1 अपॉन ए एक्स इंटू अब एक्स का इस ए एक्स का भी अवकलन होगा तो वो क्या होगा? ए, तो दैट्स वाई 1 बाई एक्स ही बचेगा, ये ध्यान रखना। तो लॉग ए एक्स का अवकलन जो है 1 बाई ए एक्स होगा। अब ए एक्स का जब अवकलन होगा, सुनो भाई ध्यान से, जब ए एक्स का अवकलन होगा तो x इंटू 1, मतलब a ही रहेगा, गुणांक बाहर आ जाएगा, x का गुणांक जो भी होता है बाहर आ जाएगा, कटेगा तो 1 बाई एक्स ही बचेगा। यहाँ पे d बटा डी एक्स ई की पावर ए एक्स है तो क्या होगा? ई की पावर ए एक्स का ई की पावर ए एक्स ही होगा और ए एक्स का अवकलन होगा तब a बाहर आ जाएगा। और एक अन्य नियम मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं आगे भी लिखूँगा लेकिन अभी लिख देता हूँ, d बटा डी एक्स ऑफ नेतांक इंटू कोई फलन है, सुनिएगा, तो नेतांक आगे आकर d बटा डी एक्स ऑफ फलन बच जाता है। नेतांक हमेशा फलन से बाहर आ जाता है, ये एक नियम है। ये आगे ही बताऊंगा लेकिन मैंने यहाँ भी बताया क्योंकि ये यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। तो नेतांक जो है वो फलन से क्या हो जाता है? आगे आ जाता है। नेतांक जो है फलन से क्या हो जाता है? आगे आ जाता है। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे ए एक्स का अवकलन करके दिखाता हूँ। हर बार मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ ए? तो देखो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ, उदाहरण। डी बटा डी एक्स ऑफ, मैंने किया ए एक्स, मैं कह रहा हूँ ए एक्स का अवकलन करते हैं। पहले तो फलन का करते हैं, पहले तो ये फलन है इसका अवकलन किया, ये आ गया। फिर एक्स की जगह पे जो भी ए एक्स है तो उसका अवकलन करते हैं। तो मैंने ए एक्स का अवकलन किया तो क्या हुआ? ए बाहर, नेतांक है डी एक्स बटा डी एक्स, और आपको पता है एक्स का अवकलन क्या होता है? 1, तो ये क्या हो जाएगा? ए इंटू 1, तो फाइनली बचेगा क्या? ए। तो इसीलिए अपन जब भी कर रहे हैं तो ई की पावर ए एक्स का ई की पावर ए एक्स है। जब ए एक्स का अवकलन कर रहे हैं तो हमेशा ए मिल रहा है, जब ए एक्स का अवकलन कर रहे हैं तो हमेशा ए मिल रहा है। पीछे भी देखो, साइन ए एक्स का तो कॉस ए एक्स मिल गया, अब ए एक्स का जब अवकलन कर रहे हैं तो ए मिल रहा है। कॉस ए एक्स का माइनस का साइन ए एक्स मिल गया, लेकिन जब ए एक्स का अवकलन कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 10 केस हो गए, इस 10 केस में अपना लगभग काम बन जाएगा, अपने को कहीं दिक्कत नहीं आनी है। क्लियर? एक आधा और लेना है तो ले लो, थोड़ा सा कन्वर्ट होकर हो जाएगा, लेकिन वो भी अपने इतना काम नहीं आता है तो ज़्यादा दिमाग उसमें भी नहीं लगाना है। तो अपने इतना ठीक है, इससे ज़्यादा अपन चलेंगे तो कोई मतलब नहीं है। या लेना है तो ले ही लो। डी बटा डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, तो इसका हो जाएगा ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ई और ए। लिख लेना, याद कर लेना, सूत्र है याद ही करना पड़ेगा, तो इसको आप याद कर लेना भाई। तो यहाँ तक मैंने बता दिए। अब इस श्रृंखला के अब अपन ये देखो 10 नियम है बच्चों, 10 नियम याद कर लेना। अगली कक्षा में फिर यहीं से चर्चा करेंगे। अब क्या है? अवकलन के कुछ नियम हैं, तो सूत्र मैं नियम में अगले पेज पे लिख लेता हूँ। अवकलन के कुछ नियम हैं, तो नियमों की चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। और पीछे अपन ने सब पढ़े हुए हैं। तो नियम पहला, डी बटा डी एक्स सी एफ ऑफ एक्स, जो अपन ने पहले अभी लास्ट छोड़ा है। अगर कोई नेतांक है सी तो निश्चित रूप से सी आगे आ जाएगा, डी बटा डी एक्स एफ ऑफ एक्स, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अगर कोई नेतांक है फलन के आगे तो बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से जो सी है नेतांक, वो क्या हो जाएगा? वो आगे आ जाएगा, कोई तकलीफ़ वाली बात नहीं है।
दूसरा। यदि कोई जोड़ बाकी पहला है इसको लिख दो पॉइंट में, नियतांक सी गुणन में हो। जोड़ तथा बाकी वाले सूत्रों में, जोड़ तथा बाकी वाले फलनों में, जोड़ तथा बाकी वाले फलनों में, या जोड़ तथा व्यवकलन, बाकी को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं व्यवकलन भी लिख सकते हो। तो इसमें क्या होगा, डी बटा डी एक्स, सुन देखते जाना, अगर कोई फलन एफ ऑफ एक्स है प्लस है और जी ऑफ एक्स है तो अपन अलग अलग अवकलन दे सकते हैं दोनों को। तो अपन ने लिखा एफ ऑफ एक्स और डी, इसको भी दे दिया डी बटा डी एक्स संकारक, ये हो गया जी ऑफ एक्स। कोई तकलीफ़ की बात नहीं है, बीच में प्लस था तो प्लस लिख लिया, लेकिन यदि बीच में माइनस होगा तो माइनस भी लिख देंगे। तो प्लस माइनस दोनों के लिए एक ही सूत्र तैयार हो गया भाई। अब आता है नंबर 3। अब आता है गुणा। क्या आता है, गुणा। गुणनफल वाले फलनों में, जिन फलनों के बीच में अलग अलग फलनों में गुणनफल हो, तो गुणनफल वाले फलनों में अवकलन कैसे होगा। तो देखिए डी बटा डी एक्स, और अगर गुणनफल है दो फलनों का जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, तो क्या होगा ध्यान से देखिए। एक फलन एज इट इज़ रहेगा, पहले दूसरा वाला फलन निपटाया जाएगा, फिर दूसरा वाला फलन क्या रहेगा, ये हो गया, फिर दूसरा वाला फलन एज इट इज़ रहेगा और फिर पहला वाला जो फलन है उसको निपटाया जाएगा। तो क्या फलन है पहला वाला, एफ ऑफ एक्स। तो पहला फलन एज इट इज़ दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन एज इट इज़ पहले फलन का अवकलन, दोनों का बारी बारी से अवकलन होगा और उस दौरान एक नियत रहेगा और बीच में सदैव प्लस का चिन्ह आएगा। ये ध्यान रखना, सुनो, गुणा जो है कभी भी गुणा से रिलेटेड हो तो आप प्लस ध्यान रखना, और बाकी से हो तो माइनस ध्यान रखना, ये आगे भी काम आएगा। तो गुणा है उसको टर्न कर दो तो प्लस हो जाता है, बाकी है तो बिंदु हटा दो तो माइनस हो जाता है। तो गुणा प्लस में, बाकी माइनस में, माइनस भाग में, प्लस गुणा में, ये रिलेटेड होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ गुणा है तो बीच में क्या आया, प्लस का चिन्ह आया, और अब बाकी आएगी तो बीच में क्या आएगा, भाग का चिन्ह आएगा। समझदारी वाली बात है। तो भाग वाले, क्या लिखा है, भाग वाले फलनों में, मतलब जब दो फलन भाग में हो तो भाग वाले फलनों में क्या करेंगे, देखिएगा, डी बटा डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बटा जी ऑफ एक्स। अगर ये है बेटा प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, सूत्र है बहुत सारे लिखने पड़ रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। एफ ऑफ एक्स बटा जी ऑफ एक्स, अगर इसको मैं लिखूंगा तो मैं इसको लिखूंगा जी ऑफ एक्स, नीचे वाला पहले ऊपर आएगा एच इट इज़, और ऊपर वाले का अवकलन। अब ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का अवकलन, बीच में आएगा माइनस, बट्टा नीचे वाला जो भी है वो एज इट इज़ और उसका क्या, होल स्क्वायर। नीचे वाला जो है तो नीचे वाला एज इट इज़ ऊपर जाएगा और ऊपर वाले का एक बार अवकलन, माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का अवकलन, और क्या हो जाएगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये सूत्र आपको याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है। वीडियो देख रोक के याद रखना, सब अच्छे से कर लेंगे, बस आप इसके वीडियो जो है उसको रोक रोक के अच्छे से याद कर लेना। 4 तो भाग वाले फलनों के आगे लगभग 4। अब है श्रृंखला नियम। क्या है श्रृंखला नियम, तो एक आखिरी नियम है, इसी के साथ इसको ख़त्म करते हैं। श्रृंखला नियम अगली कक्षा में आगे पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड। अभी है श्रृंखला नियम, और श्रृंखला नियम में क्या है बच्चों, सूत्र याद करके आना, कल इसमें उदाहरण करेंगे। मैंने कहा यदि डी वाई बटा डी एक्स है तो मेरे को डी वाई बटा डी एक्स चाहिए अलग अलग, तो मैं इसको डी टी बटा डी टी दोनों जगह दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने कहा डी एक्स बटा डी टी है तो मैं इसको डी एक्स बटा डी टी अलग अलग लिख के डी जेड दोनों को अलग अलग गुणा में दे सकता हूँ।
कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये क्या हो जाएगा, ये श्रृंखला नियम हो जाएगा। तो इस तरह के 5 नियम आप अवकलन में ध्यान रखिए। अगली क्लास में ये नियम आपको अच्छे से आ रहे हैं, तो अगली क्लास में सारे के सारे इसमें अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे। पूरा ये टॉपिक शानदार हो जाएगा। 2 दिन अवकलन लेगा, 2 दिन समाकलन लेगा। तो बच्चों यहाँ तक अपना ये हो गया समाप्त। इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप पर और फेसबुक पर अधिक से अधिक इस वीडियो को साझा करें। और जो जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप है उसे अपने स्कूल मेट्स और बाकी फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। इसी के साथ धन्यवाद।